मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में अरेस्ट पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और अब वे 14 दिन जेल में ही रहेंगे और 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को ईडी ने उन्हें रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया और जिसको लेकर बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गिरफ्तार करने को अवैध रूप से परेशान करने और प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई बताया है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में हर जिले में 2 घंटे के लिए आर्थिक नाकेबंदी कर अपना विरोध जताया। वहीं प्रदेश में बीजेपी की सरकार की प्रताड़ना की आलोचना करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के हित में काम करना है। जिस तरह से ईडी के आड़ में अडानी को छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार पूरा छत्तीसगढ़ को सौंप रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और आने वाला समय में इस अलग जगह कर रहेंगे और छोड़ना पड़े चाहे जो आंदोलन करना पड़े हम करते रहेंगे। आज जिनका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया उनके पुत्र को गिरफ्तार करके जो काम किया और ये आंदोलन हमारा तब तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी भाई, आपके ओजस्वी कोई कार्यकारिणी संपदा को अवैध तरीके से गलत पंचायत, मैं भी गया था वहाँ, सरपंच का कहना था कई हजारों पेड़ को कटाई किया गया है। इसी मुद्दे को हमारे मान आए वहाँ और जनहित के मुद्दे को भावना से तकलीफ है। आज तकलीफ नहीं, छत्तीसगढ़ को बेचने का काम अडानी और अंबानी जो खरीदने का काम कर रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे जर जोरू जमीन को भी बेच रहे हैं। नहीं, कांग्रेस कभी बेचने का काम नहीं की है। आज देखिए जिस प्रकार से यहाँ के जंगल को काटा जा रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी है जो बोलती है एक पेड़ माँ के नाम, तो ऐसा लगता है जो कटाई हो रहा है वो बाप का नाम है। तो अडानी हमारे खनिज संपदा को खरीदने का काम किए हैं और अभी हमारे नेताजी बताए कि जब विष्णुदेव यहाँ पे शपथ समारोह 13 तारीख था और 11 तारीख से ही पेड़ कटना चालू हो गया है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी यहाँ जमीन पर उतर के छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए ये संघर्ष कर रही है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। देखिए, आपको समझना होगा कि छत्तीसगढ़ की पहचान धान के उत्पादन से 44% वन और यहाँ की खनिज संपदा से है। यहाँ पर कोयला है, हीरा है, यहाँ पर आयरन ओर है, यहाँ बॉक्साइड है, यहाँ लिथियम है, यहाँ पर यूरेनियम है। कहीं न कहीं ये संगठित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात के 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग देश बेच रहे हैं, 2 लोग देश खरीद रहे हैं और पूरा छत्तीसगढ़ को खोखला करने की साजिश हो रही है। पूरा बस्तर के आयरन ओर को खरीदने की साजिश हो रही है। पूरा हसदेव एरिया अगर गड्ढा हो जाएगा, हमारा हसदेव बांगो डैम खत्म हो जाएगा, जिससे जांजगीर के किसान भूखे मर जाएंगे। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को बचाने की लड़ाई। परेशानी किससे? परेशानी ईडी के दुरुपयोग से है, परेशानी नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये से है, परेशानी भाई भतीजावाद से है और परेशानी तानाशाही से है, परेशानी झूठ से है, परेशानी भ्रष्टाचार से है, परेशानी बाप से है और परेशानी जंगल के कटने से है, पर्यावरण को नुकसान होने से है, परेशानी लोकतंत्र खतरे में है उससे है। लोकतंत्र बचाना है और अडानी को भगाना है। जिसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन जो हमारे छत्तीसगढ़ का धरोहर है जंगल, उसको उजाड़ने के लिए मोदी सरकार ने अडानी के थ्रू हमारे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रहे हैं। जो करता है तो ईडी को भेजकर हमारे कांग्रेस नेताओं को परेशान करते हैं। आज से पैनामा पेपर में रमन सिंह का बेटा का नाम आया था, अभिषेक सिंह, लेकिन उसका आज तक वो क्या पाक साफ है। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग अपने डर में कहीं न कहीं उनको डर सरकार को ईडी के सामने जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो कांग्रेस को चुन चुनकर जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनको फंसान, कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। आने वाला समय निश्चित इसका बदला लिया जाएगा। तो आज यदि उनके पास पैसा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ मिला है तो उसको आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जो पूर्व मंत्री भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है बिना ही
ही कारण का ही उनको गिरफ्तार किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन, यहाँ चक्का जाम करने यहाँ आए हैं। 2 घंटा का चक्का जाम है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। अडानी देखिए, अडानी बाहर का है, बाहर के बिजनेसमैन है और हमारे देश छत्तीसगढ़ में आके घुस रहे हैं और घुस के हमारे जो जंगल है, जन जंगल, जिसमें हमारे जंगल को काट रहे हैं, जबकि जंगल से हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जंगल से हमको प्रदूषण, हवा, ये सब का मिल रहा है, उसको भी हनन कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान पे जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश में हमारे जिले के प्रभारी बड़े भैया अटल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आज नाका 12 बजे से 2 बजे चक्का जाम में शामिल हुए हैं। अडानी के जो विरोध में, अडानी हमारे छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को खरीदना चाहते हैं और हम छत्तीसगढ़ के वासियों को जल शांति के माहौल में जो छत्तीसगढ़ के लोग सीधा साधा है उसको स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देंगे और बड़े पैमाने पे उद्योग फैक्ट्री लगा लेंगे और यहाँ के रोजगार को छीनने का काम करेंगे। यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और यहाँ के जल जंगल को लगातार दोहन किया जा रहे हैं और जो उसके विपक्ष में बात कर रहे हैं उसको सीबीआई, ईडी का सहारा लेकर उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दबाने और डराने वाली काम नहीं रहेगा। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और अडानी भगाओ, छत्तीसगढ़ भगाओ की आवाज को बुलंद करेंगे। विरोध है। ईडी के द्वारा षड्यंत्रकारी तरीके से जो चैतन्य बघेल जी को अरेस्ट किया गया है, रिमांड में लिया गया है, उसका विरोध है। पर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी बहुत सारे लोग 1% इन लोगों को सफलता मिलती है, तो इनको श्योर होकर किसी को भी उठाना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए कि इनके घर से आज 4 दिन 5 दिन हो गए लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे पाते। तो ईडी से हमारा ये जब उन्होंने छापा मारा था तो क्या बरामद हुआ, इस बार भी जब चैतन्य बघेल को बिना प्री नोटिस के उन्होंने उठाया है तो ईडी की इस कार्यप्रणाली से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तो ईडी के लोग बोले आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जो पूर्व मंत्री भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, बिना ही कारण का ही उनको गिरफ्तार किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन, यहाँ चक्का जाम करने यहाँ आए हैं। 2 घंटा का चक्का जाम है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। अडानी देखिए, अडानी बाहर का है, बाहर के बिजनेसमैन है और हमारे देश छत्तीसगढ़ में आके घुस रहे हैं और घुस के हमारे जो जंगल है, जन जंगल, जिसमें हमारे जंगल को काट रहे हैं, जबकि जंगल से हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जंगल से हमको प्रदूषण, हवा, ये सब का मिल रहा है, उसको भी हनन कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। नीचे ही है तो जमीन के नीचे से संसाधन निकालने के लिए जंगल तो काटने पड़ेंगे। जंगल काटना पड़ेगा मतलब जंगल का जहां आदिवासी हमारे जनजाति के लोग रहते हैं वो लोग मना कर रहे हैं, लोग जनता वहां की मना कर रही है। आज आप प्रकृति का विनाश देखिए, प्रकृति, हम लोग पेड़ काट रहे हैं और आज हमारे लिए लोग पानी को तरस रहे हैं, भूकंप आ रहा है, लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं। और जब वहाँ के आदिवासी मना कर रहे हैं जो कि हाथियों के लिए हमको कॉरिडोर चाहिए, हाथी आज हमारे शहर तक पहुंच गए, उनको बचाने के लिए हमको जंगल चाहिए और जब तक जल जंगल और जमीन नहीं रहेगी तो हम लोग भी निसंदेह हम लोग का जनजीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक तरीके से एक सिस्टम के तहत कार्य किया। छत्तीसगढ़ में जो अभी सरकार है वो ईडी, सीबीआई अपने प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास कर रही है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में अडानी जी के द्वारा सारे पेड़ उखाड़ दिए गए हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। अराजकता, जो भूपेश बघेल जी के जो चिरंजीव हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि किसी भी उस प्रकरण में, किसी भी प्रकरण में उनका कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिखे लड़के हैं, किसान हैं, बदलापूर्ण, द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। उसके विरोध में जो प्रदेश में जो महंगाई, उसके विरोध में प्रदेश में जो
अराजकता, उसके विरोध में ऐसे सब विषयों को लेके ये धरना दिया गया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार बैठी है, सरकार को चलाने वाला व्यक्ति का नाम है अडानी, और जो ईडी है वो इशारे पर बेनाहक बेवजह किसी भी व्यक्ति को एक घर में एक बार, दो बार, तीन बार छापा मारने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। इसको आप क्या समझ? छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगल के लाखों पेड़ को अडानी काट दिया, उसको निकालने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ को बेचने का काम यहाँ के आदिवासी कर रहे हैं, और आम जनता को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं मालूम थी मैं आज छत्तीसगढ़ तो वहीं दुर्ग जिले के भिलाई 3 में स्थित न्यायालय परिसर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर कोर्ट के एक क्लर्क ने आत्महत्या कर ली है और मृतक की पहचान 46 साल के सोमनाथ ठाकुर के रूप में हुई है, जो कि मजिस्ट्रेट, आपको बताते चले कि अभिनव डहरिया के कोर्ट में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन भी शुरू हो गई है। और वहीं न्यायालय का कामकाज भी शुरू होने वाला था और उसी दौरान कोर्ट रूम के अंदर सोमनाथ का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपोला भेजा गया है। और पुलिस को मृतक की जेब से एक मोबाइल और एक एक्सरसाइज नोटबुक मिली है, जिसमें सुसाइड नोट भी था। और इस सुसाइड नोट में लिखा था कि न्यायिक अधिकारी ज्यादा काम का दबाव बना रहे थे, जिससे मानसिक तनाव में आकर उन्होंने ये कदम उठाया। और घटना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। साथ ही न्यायिक कर्मचारी स्तब्ध रह गए, जिस पर न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोहर कुमार ने कहा कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे और यूनियन स्तर पर इस मामले को गंभीरता से उठाया गया है और न्याय की मांग भी की जाएगी। हाँ, जब यहाँ मुझे सूचना मिली कि सोमनाथ ठाकुर जो यहाँ कोर्ट में प्रस्तुतकार के पद पर पदस्थ है, उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, तो हमारी पूरी टीम भिलाई न्यायालय में उसे देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुई। वहाँ पर जांच चल रही थी। जांच अधिकारी निरीक्षणकर्ता ने बताया कि उनके जेब से मोबाइल, पैसा, सुसाइड नोट्स मिला। सुसाइड नोट्स में जब्ती करने के समय हमें दिखाया गया कि उसमें कर्मचारी को काम का दबाव था और न्यायिक अधिकारी के द्वारा उसको परेशान किया गया था, इसलिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है और जब्ती पत्रक में भी स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया है। ये कितने बजे की घटना, कितने बजे आप लोग को जानकारी मिली? जानकारी जब हम कार्यालय में आते हैं 10 बजे के समय हमें जानकारी हुई कि फांसी लगाकर सोमनाथ ठाकुर द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, तो हम तुरंत वहां से टीम लेकर के रवाना हुए। ये ऐसी जगह है जहाँ पे बाकी दूसरे कर्मचारी जो हैं, दूसरे ऑफिसों के कर्मचारी जो हैं, प्रताड़ित होने पर यहाँ पे शिकायत करते हैं और न्याय मिलती है। अगर यहीं के कर्मचारियों के साथ में ऐसा हो रहा है तो फिर इसके लिए आप लोग क्या रणनीति रहेगी? इसके लिए हम अपने स्तर पर, यूनियन के स्तर पर कदम उठाएंगे। इसकी अच्छी शिकायत भी होगी और कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध भी होगा। मैं मनोहर कुमार खड़गी, अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ दुर्ग। में एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। न्यायालय में जो है उसमें कर्मचारी होकर न्यायालय में फांसी लगाई, क्या था पूरा मामला, उसमें क्या आत्महत्या की थी, इस बारे में जानकारी? थाना पुरानी भिलाई में एक सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी सोमनाथ ठाकुर, जिसकी उम्र 43 वर्ष है, वह कोर्ट के रिकॉर्ड में आत्महत्या कर लिया। सूचना की तस्दीकी कर पुलिस मौके पर पहुंची है और प्रकरण में हमारी जो कार्रवाई किया जाता है, शव का पंचनामा किया गया, उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और जो घटनास्थल है उसकी बारीकी से जांच की गई है। उसमें एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में जांच की जा रही है। सुसाइड नोट में उसने किसी के ऊपर आरोप लगाया है? सुसाइड नोट में प्रथम दृष्टया काम का दबाव होना उसके द्वारा उल्लेखित किया गया है और अन्य तथ्य जो भी आएंगे वो जांच का विषय है और जांच तक की जा रही है।
फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ में वी से विश्वास है, वी से विकास है, वी से विष्णु है, यानी विष्णु पर विश्वास है और विष्णु से विकास है। जब किसी मां को संबल मिलता है तो सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का भविष्य संवरता है। जब किसी गरीब को मिले अपना पक्का घर तो जरूरत ही नहीं, एक सपना भी पूरा होता है। जब किसानों की मेहनत को मिले सम्मान तो अन्नदाताओं के जीवन में समृद्धि का आगमन होता है। जब युवाओं को न्याय मिलता है तो प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होता है। और जब अंत्योदय के सिद्धांत पर हो अमल तो वनांचल में रहने वाले आदिवासियों का जीवन संवरता है। जब प्रदेश के मुखिया बन जाए विकास और विश्वास का पर्याय, तब प्रदेश प्रगति के आसमान में उड़ान भरता है। वी से विष्णु, वी से विकास। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर के सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है और साथ ही विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ में नहीं रहते हैं। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए इस रिपोर्ट में। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर के सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हीं माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाड़ी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वह इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाड़ी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनका या तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक हैं, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवाड़ी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी
संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू है? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहे हैं? 2020 से। 2 और 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी है जी। लगभग लोग हैं? अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक वृद्धाश्रम कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है, डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको ला के रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गाँव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, तो मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं या वृद्ध का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से ही बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसा इतना देरों में आप कुछ बुजुर्गों के साथ बात? उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसे जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम में बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था। मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रह रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को मीन्स शो ऑफ करना लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को, कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देके उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है।
पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप का प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करे लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं, तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या कैसा क्यों, मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए, फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाएं, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग फिजूल पैसे मोमोज खाने में ही बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तब तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी। काम की बात नहीं, सिर्फ काम की बात होती है, लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ये सब बातें हम समझाते। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? नहीं, पढ़ना लिखना, अच्छे से पढ़ना लिखना और जीवन में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।